गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसके लिंक आपको ग्रुप में शेयर किए गए हैं, आप उसे या कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in या live.yuktiais.in पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें वॉच कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सकें। बहुत सी चीज़ें आप लोग को दी जा रही है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पीटी फैक्ट चीज़ें कवर की जा रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस भी लगातार कराया जा रहा है। और आज दैनिक जागरण जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ उसका एनालिसिस आज मैं रात के 9 PM में करूँगा, तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा। लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा 4-5 बजे के बीच में, तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करके जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको नेचर को समझिएगा, उसके क्या क्या आपको टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ की जानी चाहिए। और जो आप लोग कॉपी लिख के भेजे उसको आज ग्रुप में शेयर करके आप लोग इवनिंग में आज उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला खबर आता है कि पंघेर और कोहली जो को फांसी की सज़ा रद्द कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्वीकृति दी है कि इनकी फांसी को रद्द की गई। उससे पहले सीबीआई का विशेष अदालत इन्हें फांसी दिया था। कोठारी कांड हुआ था कुछ कुछ वक्त पहले, 10 साल 13 साल पहले, 17 वर्ष पहले पुराना यह घटना था, जिसमें जघन्य कांड में पूरे देश को हिला दिया था। हुआ क्या था कि हत्याकांड किया गया था, बच्चों को, नाबालिगों की हत्या की गई थी। उसमें दो अभियुक्तों की चर्चा रही थी, जिसमें मोनिंदर सिंह पंघेल और सुरेंद्र कोहली का नाम आया, जिसमें अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल हो गया कि जघन्य कांड में इन दोनों का प्रत्यक्ष हाथ है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को निर्दोष करार देते हुए जो सीबीआई कोर्ट है गाजियाबाद द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया। अब यह पहली वैसी घटना अमूमन देखने को मिल रही है जहां पर 12 अपराधों में मिली फांसी की सजा हाईकोर्ट ने संभवतः पहली बार रद्द कर दिया है। तो यह पहली घटना है। हालांकि इसके बाद सीबीआई का जो विशेष विंग है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अपील करेगा। ऐसी बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जो भी तथ्य है, कुल मिलाकर बात यह है कि घटना में देखिए अपने फैसले में कुछ बातें कोर्ट ने स्पष्ट किया जो आप लोग को धरातल पे जानना चाहिए। मैं इंटरव्यू बोर्ड में जब प्रश्न करता हूं तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मामला क्या है, मामला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मामले में जो सुनवाई के दौरान जो बातें निकल कर आ रही है, जिसके मौलिक रूप क्या है उसको समझने की जरूरत है। तो मैं आप लोग से जब भी इंटरव्यू में बैठता हूँ तो जो भी अभ्यर्थी आते हैं इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में, उनसे यही सारे प्रश्न करता जो आप लोग को एग्जाम हॉल में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट जिनको चीज़ें पूछी जा रही थी उनको डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं, इंटरव्यू बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके लिंक आप लोगों को हमेशा शेयर करते रहता हूँ कि प्रश्न कैसे होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस मामले में क्या निकल कर आया है। तो अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि बच्चों और युवतियों की हत्याएं अत्यंत अमानवीय है, या किसी प्रकार से इसे क्या कहा जा सकता है, इसे मान्य नहीं कहा जा सकता। किंतु इतने मात्र से किसी अभियुक्ति को निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यह उनका मौलिक अधिकार है। अब आपको आर्टिकल 21 याद आ रहा होगा, किसमें यह स्पष्ट किया गया है, न्यायिक सक्रियता के मामले में, कि मौलिक अधिकार है क्या है, आपको निष्पक्ष ट्रायल प्राप्त करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इससे पहले न्यायालय ने कब कहा था, किस मामले में कहा था। मैंने आप लोगों को जब पॉलिटी की क्लास करा रहा था तो उसमें मैंने आप लोग को निष्पक्ष निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। न्यायिक निर्णय में निकल कर आया था। न्यायिक सक्रियता हम लोग बात करते हैं जो मूल ढांचा के बाद विकसित हुआ है, उसके बाद ये चीजें स्पष्ट हुई। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब, किस मामले में, किस वाद में यह उभर कर सामने आया है कि निष्पक्ष अधिकार है, निष्पक्ष ट्रायल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।
तो इस संदर्भ को देखिएगा। और यही सब सारे प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हम आप लोग क्या करते हैं, उस समय आप लोग का बत्ती गुल हो जाता है। रीजन उसके पीछे है कि संदर्भ नहीं समझ पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एक दूसरे को। देखिए जैसे ही यह मामला आया, अब पीछे की बातें उभर कर सामने आएगी, सारी बातें पीछे उभर कर सामने आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर चर्चा किया था, आप लोगों को याद है? तो मैंने कुछ बातें बोला था, याद है कि मौलिक अधिकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य आपका। और मैं हमेशा इसी मामले पर, हमेशा इसी मुद्दे पर बात करता भी हूँ। आपके अधिकार जो दिए गए हैं संविधान के द्वारा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आपका मौलिक होना और आपका कर्तव्यनिष्ठ होना, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यायालय ने उसी के बीच के संतुलन की स्थिति आपको कायम की है, जहां पर यह बातें की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की नहीं मिल सकती इजाजत। कहने का अर्थ है कि जो विधि सम्मत है 24 सप्ताह है, 24 सप्ताह में आपको बच्चे, अगर आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे, आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा अस्वस्थ है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या महिला जो है गर्भ धारण किए हुए, अगर उस महिला के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, उसकी जान पर बन आती है, तो 24 सप्ताह पहले बच्चे को गिराया जा सकता है, अर्थात उसकी न्यायिक हत्या की जा सकती है। यह परिभाषित है, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये चीजें होती है, जैसे ही 24 सप्ताह के बाद आप जाते हैं ऊपर, तो जब स्वस्थ बच्चा हो, माँ भी स्वस्थ हो, और उसके बीच केवल अंतर यह है कि इस बीच में जो जन्म लेगा उसका पालन पोषण कैसे होगा। उससे पूर्व कुछ बच्चे जन्म लिए हैं जिसके बाद वो अवसाद में आ गई है, तो ये प्रक्रिया के संदर्भ में समझने का प्रयास करने की जरूरत है। इसी मामले में आपको स्पष्ट किया, तो ये टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय में आएगा। तो यहाँ पर मौलिक बनाम मौलिक कर्तव्य का भी कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर याद हो तो याद रखिएगा। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि मौलिक, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार की बात करता है तो वो उसका विधिक अधिकार, उसका संवैधानिक अधिकार के तौर पर भी देखा जाता है, पर जैसे ही आप मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये नैतिकता के पक्ष में बात हो जाती है। तो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, नैतिक रूप से अपने प्रति जवाब दे, समाज के प्रति जवाब दे, राष्ट्र के प्रति जवाब दे। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि गर्भस्थ भ्रूण में कोई विकृति या असामान्य नहीं है, वह ठीक है, तो ऐसे में कोर्ट कानून से परे नहीं जा सकता है, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। मैंने अमेरिकी मॉडल और ब्रिटिश मॉडल दोनों आप लोगों को समझाया, साथ में भारतीय न्यायिक व्यवस्था का मॉडल क्या है इस पर मैंने आप लोगों को चर्चा किया पॉलिटिक्स क्लास में। जो रेगुलर क्लास लेते होंगे उनको एहसास होगा क्या चीजें बताई जा रही है, ठीक है ना। तो इन चीज को ध्यान रखिएगा। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात का इजाजत तभी दी जा सकती है जब भ्रूण में विसंगति हो, गर्भवती महिला की जान का खतरा, अर्थात किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ा मामला हो, जहां पर दोनों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर बातें होकर आई ये सब चीजें, पर बच्चे को मारने की इजाजत नहीं दिया जा सकता है जब वह अजन्मे बच्चे का अधिकार और महिला के निर्णय लेने की स्वायत्तता का मामला है, जिसके बीच संतुलन बनाना होगा। यही बातें मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि वेट कीजिएगा, निर्णय इसी संदर्भ में आएगा। रीजन उसके पीछे है कि जो तर्क दिया जा रहा है ना, तर्क नहीं है, ठीक है ना। जो तर्क दिया जा रहा है महिला के द्वारा, महिला वकील के द्वारा, कि उसका तर्क है कि पिछले दूसरे बच्चे के जन्म देने के बाद अक्टूबर से वो अवसादग्रस्त है, वो साल भर उसका इलाज चल रहा है, और वो शारीरिक और मानसिक आर्थिक रूप से बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। तो फिर वहां बात आती, गर्भ धारण किया ही क्यों गया। तो गर्भ धारण करने का अर्थ में देखिएगा यहाँ पर दो चीजें हैं, पुरुष और महिला के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है। महिला शायद इजाजत नहीं चाहती हो गर्भ धारण करना, पर पुरुष अपने पुरुषवादी सोच के तन में वो गर्भ धारण हुआ, क्योंकि जब चीजें जब होती हैं इस स्थिति में तो कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर अधिकार व्यक्त नहीं होता है, यहाँ पर समय परिस्थिति के अनुसार कार्य होता है। जब यह गर्भ धारण हो चुका है तो यहाँ पर समझिएगा ये अवसाद की जो स्थिति बताई जा रही है, जिसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे माँ जैसे दाम्पत्य जीवन है जिसमें महिला जो होती है
कि इस प्रकार की स्थिति में होती है, दूसरे तीसरे बच्चे को जन्म देने की स्थिति नहीं है, फिर भी वो क्या होती है कि वो अपने नैतिक बाध्यता से बाहर नहीं जा सकती। जब उसके अंदर गर्भ धारण हो जाता है, उसके पीछे एक अजन्मे बच्चे का जीवन और भविष्य के मरण की बात हो जाती है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, उसी के बीच के संतुलन को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें हम लोग ठीक कर सकते हैं, मानसिक स्थिति है, आर्थिक स्वास्थ्य, उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए सरकार एजेंसियां कार्य कर रही है। बोला भी गया, अगर बच्चे को जन्म देने के बाद अगर नहीं रखना चाहता तो राज्य उसके लिए गोद, अगर माता पिता बच्चा गोद देना चाहेंगे तो उसके लिए सरकार मदद करेगी। तो ध्यान रखिएगा, यह पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के व्यापक पैमाने के तौर पर दिया गया वर्डिक्ट है। तो इसे अच्छे से आप लोग याद रखिएगा और आपको चीजों को समझने की जरूरत है। और मैंने किसी एक मित्र के इसी कमेंट पर मैंने एक उन्होंने स्टेटस लगाया था, उनके स्टेटस पर एक कमेंट मैंने लिखा था, आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसे देखिएगा। मैं पूर्णतः मानता हूं यह चीज कि पश्चिमी जो स्वतंत्रता है, पश्चिमी स्वतंत्रता का जो मॉडल है वो पूर्णतः लग्न मॉडल है, जहां पर केवल स्वतंत्रता स्वयं तक निहित होती है। अर्थात मौलिक स्वतंत्रता कहाँ मिलनी चाहिए? स्वयं तक मिलनी चाहिए। पर भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय परिदृश्य में स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं न होकर सामूहिक रूप से स्पष्ट होता है कि उससे आपके मौलिक अधिकार से क्या आपके आसपास के चीजों पर प्रभावित करता है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार इन सब चीजों को आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ। अब तो पुराने स्टूडेंट आप लोगों की चीजें समझ जाते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा क्या चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी बातें की जा रही आप लोग एग्जाम ओरिएंट है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और आज मेरी बुक आप लोगों को मार्केट में आज से मिलने लगेगी, करंट अफेयर्स का जो एटुरिया के तहत छपा है मेरा बुक, अमर अरविंद के नाम से होगा। आप लोग जरूर जाके देखिएगा, मार्केट में थोड़ा सा शॉप कीजिएगा। ये आप लोग को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। मुफ्त चुनावी वादे के आगे निकल गई पार्टियों का होड़, जहां पर चुनावी यूपीएससी जीएस पेपर 2 चुनाव सुधार मुफ्त की रेवड़ी पर रोक लगाई गई है। और दूसरी चीज की आप लोग ज्यादा हल्ला मत कीजिएगा कि मेरे सर हैं मेरे सर हैं, ठीक है ना। कटसी मेंटेन कीजिएगा ताकि दो कार्य अधिक हो, ठीक है ना। समझ रहे होंगे इशारा किस और। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता एक व्यक्ति दो जगह काम करे, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव में काम से मतलब रखिएगा, लाभ लेने से मतलब रखिए कि लाभ आपको कैसे मिल रहा है। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपका अधिकतम लाभ हो, ठीक है ना, अधिकतम लाभ आप तक पहुंच सके। मैं इस बेसिस पर काम करता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुफ्त चुनाव वाले वादे निकल रहे हैं आगे पार्टियां जो, अब मैंने हाल ही में आप लोगों को कितनी दफा आपको इस पर की नोट्स भी दिया हूं, मुफ्त रेडियो या फ्रीबीज के बारे में, कि चुनाव आयोग के सुधार की प्रक्रिया में यह टॉपिक जब आता है तो हम सबसे पहले यह बात करते हैं। मैंने कुछ शब्द का प्रयोग बार बार करता हूं, मुफ्त देना बहुत अच्छी बात है, यह तब संभव है, तब यह जरूरी है, तब यह आवश्यक होता है जब राज्य के पास अतिरिक्त व्यय करने के लिए राशि हो। अतिरिक्त व्यय, जितना एसेट है उससे अतिरिक्त उसके पास पूंजी हो व्यय करने का एसेट, क्योंकि यह पैसे वापस राज्य को किसी न किसी तरीके से अर्जित करने होंगे। मान लीजिए किसी राज्य का 100 रुपया इनकम है, 100 रुपया इनकम है, उसमें 48% उसे क्या देना होता है? मुफ्त चीजें देनी होती, पहले से ही ब्याज अदायगी करनी होती है, पेंशन देना होता है, और भी एसेट उसकी खर्चा होती। जब मैंने आप लोगों को एक चार्ट भी दिया हूं, आप लोग की पॉइंट में देखते होंगे, बचा शेष 52%, 52% में अतिरिक्त और भी खर्चे हैं, जिसमें आपको राज्य के एसेट के अनुसार आपको फ्रीबीज जो खर्च दिए जा रहे हैं वो उसका संतुलन होना चाहिए। और एक आंकड़े आप लोगों को मैंने बोला था कि पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटका, सभी स्टेट के जीएसडीपी में कितना कर्ज लिमिट से ज्यादा कर्ज लिया हुआ है। किसी राज्य में 67 63% दिया, किसी में 72%, किसी में
किसी में 51%, किसी में 48% राज्य के द्वारा कर्ज लिया जा रहा है, और जो निर्धारित मात्रा है कितना है, 20% है। 20 से 22% तक अधिक कर्ज ले सकते हैं। अगर उससे अधिक कर्ज और उससे अधिक चीजें मेंटेन कर रहे हैं तो सीधा सा अर्थ है कि आपके राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, और वित्तीय दबाव बढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब मुद्रास्फीति बढ़ने का सीधा सा अर्थ होता है कि आपके राज्य में वस्तु मूल्य बढ़ेगा, जिससे लोगों के खर्च, जो दैनिक खर्च होते, उस पर बोझ बढ़ेगा। तो अर्थात महंगाई दर बढ़ेगी तो चीजें एक दूसरे से सर्कुलेट है, आप लोगों में सर्किल बार बार बढ़ता है। जैसे ही पैसे मुद्रा का मुद्रा का वैल्यू बढ़ेगा, चीजें कोऑर्डिनेट होने, धीमी होने लगी, अर्थव्यवस्था आपकी होने लगेगी, राज्य के साथ साथ देश की भी होने लगेगी। कुल मिलाकर बात यह, मुफ्त अनाज, मुफ्त चीजें देनी है। अब किसी को लगता है कि 400 रुपये का गैस सिलेंडर होना चाहिए, बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को हर महीने नगद रुपये देने के लिए राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए मुफ्त बीमा देने की, अगर आपको लगता है, देना चाहिए। पर साथ ही साथ आप सरकार के नैतिक जवाबदेही से बाहर नहीं आ सकते हैं। आपको जनता को, अपने लोगों को बताना होगा, चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि यह प्रक्रिया कैसे लाइएगा। उसके लिए आपके पास ठोस आधार है कि बस हवा में तीर मारे जा रहे हैं, और इसमें सभी पार्टियां जुड़ी है। देखिए, एक आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, इसे नजरअंदाज नहीं करने की जरूरत है। शुरुआत बेहतर मानी जा सकती है जब जिन राज्यों की आय अधिक है उनके खर्च से, पर ध्यान रखिएगा उन राज्यों के लिए सबसे खतरनाक स्थिति यह पैदा करेगी जहां पर आय का स्रोत क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तब जैसे तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश, सभी जो राज्य अपने सियासी गर्मी का लाभ लेना चाहते हैं। अब कौन नहीं चाहता है कि सत्ता में बने रहे? कांग्रेस, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान की बात हो, यूपी उत्तर प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो, सभी राज्य एक दूसरे की होड़ में लगे। अब देखिएगा यहाँ पर बातें हुई हैं, मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर चंद्रशेखर राव जी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कांग्रेस के तेलंगाना में क्या करना चाहती है, 500 रुपया गैस सिलेंडर देगी, महिलाओं को 250 रुपया देगी, प्रतिमाह नगद देगी, मुफ्त बस यात्रा देगी, किसानों के तो 15 और 12,000 प्रति एकड़ सालाना देने की बात की जा रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर किसी भी पार्टी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैसे इसको दिया जाएगा। बस दिया जाएगा, ठीक है ना, हवा में तीर लगाया जा रहा है, जब हम जीत के आएंगे तो दिया जाएगा। तो कैसे दीजिएगा, उसके लिए रोड मैप होगा, आपके लिए पास इकोनॉमिस्ट पैनल है, किसी राज्य के एसेट को कैसे बढ़ाया जा सके। आप अतिरिक्त जो भी मान लीजिए खर्च हो रहा है, 20 रुपया खर्च हो रहा है इन सभी चीजों को देने में, आप अतिरिक्त 100 रुपया आपके पास है, प्लस 20 रुपया, 20 रुपया कहाँ से लाइएगा, इसका आंकड़ा दे दीजिए। उसके बाद आराम से बेचते रहे, फ्री सारी चीजें दीजिए, किसी जनता को कोई इशू नहीं होगा। अब जो करदाता है उसके पैसे को अगर आप इस तरीके से बांटिएगा तो एक क्लैश उत्पन्न होगा हमारे सोसाइटी में। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स देने वाले की संख्या कम होगी। और मैंने आप लोगों को अभी बताया था, याद है कि विकसित राष्ट्र क्यों है, कोई देश विकसित क्यों है, उसके पीछे का मौलिक अधिकार है उनके विचारों में विकसितपन होना, जवाबदेहिता होना, और कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, जिसमें उन राज्यों, जो भी विकसित राज्य है, उन राज्यों के इनकम टैक्स दायरे को देखिएगा, कितने परसेंट लोग है ना, कितने परसेंट लोग अपने देश में डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। उससे क्या होता है, देश में जब जवाबदेहिता आता है तो राष्ट्र समग्र रूप से विकसित होता है। अब ओशनियाई देश को ले लीजिए, जिसमें आपको, उसके बाद आप जापान की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड की बात कर लें, सभी में 70% से अधिक जनता टैक्स पे करती है, डायरेक्ट टैक्स पे करती है। किसी राष्ट्र में तो 97% है, आइसलैंड में। तो ध्यान रखिएगा, वो ऑटोमेटिक राज्य जवाबदेह होगा, क्योंकि लोगों को जवाबदेही पता है। हमारे यहाँ क्या है, मात्र 12% है डायरेक्ट टैक्स, और हम बात करते हैं सारी चीजों को लेकर। इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग देते हैं, इन राष्ट्रों में भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पर डायरेक्ट टैक्स जिस देश में ज्यादा आता है उस राष्ट्र में जवाबदेहिता और राष्ट्र भावना का प्रवृत्ति बढ़ता है, जहां पर मुफ्त खोरी की चीजें नहीं लागू होती है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए भाजपा क्या कर रही है वहां पर,
लाडली बहन योजना को 1500 रुपये भी देती है, तो उसे दुगना करने की बात की हर माह 3000 रुपये महीना देने की शुरुआत की जाएगी। बात की जाएगी सिलेंडर 450 रुपये। छात्राओं को लैपटॉप मुफ्त स्कूटी देने की बात हो रही, जैसा कि इनके मैं शब्द अशब्द बोल दूंगा फिर मिर्ची लग जाएगा कुछ स्टूडेंट को कि सर ऐसे बोल देते हैं। बात यह किसी राज्य का एसेट किसी बाप के बपोती नहीं है, ठीक है ना, किसी सेठ साहूकार की बपोती नहीं है कि चलो जैसे हम खर्चा चाहे वैसे कर दे। राज्य का एसेट राज्य के लोगों के लिए है, ध्यान रखिएगा, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए। मुफ्तखोरी की चीजें बढ़ा के लोगों को कर्तव्यनिष्ठ बनाने से दूर करते हैं, जवाबदेह बनाने से दूर करते हैं। इनके लिए कौशल विकसित कीजिए, कौशल विकसित कीजिए। ये 3,000 क्यों लेंगे, 3,000 में 30,000 कमाए, 30,000 से ज्यादा 60,000 कमाए। तो लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डालना हमारे सर्वांगीण विकास के लिए घातक सिद्ध होगा, और इसमें सभी पार्टियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, ठीक है ना। इनका अभी वर्तमान रूप आप लोग को असर नहीं दिख रहा, जैसे ही 4 साल 5 साल 10 साल हो जाने दीजिए, इसकी स्थिति आपको पता चल जाएगी कि हमको कितना कर्ज देना होगा, हमारा राज्य कितना कर्ज के दबे डूबा हुआ, और लोगों की प्रवृत्ति कैसे बढ़े। बताइए, जिन लोगों को 3,000 रुपया मुफ्त आएगा, ठीक है ना, मुफ्त रुपया आएगा, 450 रुपया सिलेंडर मिलेगा, और बाजार मूल्य कुछ और भी है, ठीक है ना, बाजार मूल्य भी साथ में काम करता है। अगर बाजार मूल्य से कम में आएगा तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो राष्ट्र के प्रति जवाबदेही की जो प्रवृत्ति है कि राज्य के लिए हमें कमाना, समाज के लिए कमाना, हमारे परिवार के लिए कमाना है, और एक एसेट के तौर पर हमें यूज होना है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा। क्या आप लोग को लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण तो लगातार बढ़ रहा है, एक आंकड़ा आया है, इसे आंकड़े को उस पीडीएफ में ऐड कर लीजिएगा आप लोग, जहां पर आप लोग की नोट्स बनाते होंगे, जहां पर आप लोग को एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया गया है, सफर दिया गया है, सफर है ना, सफर और एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु प्रदूषण को मापने वाले प्रदूषक के तौर पर, उसमें जाकर वायु प्रदूषण वाले में इस आंकड़े को ऐड कर लेना है। बहुत बेहतर आंकड़े, काम देगा आप लोग को आने वाले समय 2017 से लेकर 23 तक के लिए। सालाना पीएम जो 10 है, PM 2.5 स्तर माइक्रो लेवल, जो माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो यह कॉन्सेप्ट होता है, उसमें 2017 से 23 तक क्या स्थिति रही है PM 10 और PM 2.5 की, तो इसके आंकड़े दिए गए। तो थोड़ा सा क्या करना, दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण सालाना दर से घट रहा है, तो सारी एकड़ी क्या निकाल दिया जाता है, RTI एक्ट में ही सारी एकड़ी निकल जाती है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 2017 से लेकर 23 तक के लिए स्थिति क्या है, PM 10 की स्थिति क्या है, PM 2.5 की स्थिति क्या है। सालाना बढ़ रही है। 2023 में अभी आंकड़े आधे हैं, तो आधे का स्थिति अभी इसको छोड़ दीजिएगा। हर साल देखिए आंकड़े बढ़े हैं, बस 2020 का आंकड़ा को छोड़ दिया जाए, जहां पर आंकड़े घटे थे। क्यों घटा था कि 2019 के 20 में कोरोना था, लोग घर में थे, तो यहाँ पर वायु प्रदूषण कम हुआ था। रीजन उसके बाद अगर हम लगातार देखते हैं तो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है। तो आंकड़े समझने का प्रयास कीजिए, आंकड़ों पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। आंकड़े जिसके पास सही होंगे तो उसके सोर्स सही होंगे, सोर्स सही होंगे तो आपका एग्जाम में रिजल्ट भी सही होगा, ठीक है ना। अब इस चीज को आप लोग देखिएगा, और चलिए क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसमें किन किन प्रदूषकों की माप की जाती है, सफर क्या है, सफर क्या है, और सफर में किन किन प्रदूषकों की माप की जाती है, इस वायु प्रदूषण के लिए कौन सी संबद्ध संस्था है, साथ ही साथ हम वैश्विक तौर पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन से ग्लोबली समझौते से बाध्य हैं, इसको भी थोड़ा सा देखना है, लिख के भेज देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही सब आप लोग को पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है, फिर भी आप लोग टेंशन लेते हैं। चलिए, ब्रिटेन और भारत के भी FTA का आसार बढ़ गए हैं। आपको ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध 2+2 वार्ता किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताइए भारत किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता 2+2 वार्ता करता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। अब चलिए, FTA एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में आप लोगों को पहले भी मैंने PDF अवेलेबल करा रखा है। ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले पेपर में देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं
यह क्यूरी आया था, मैं देख रहा था कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का टेस्ट होता है तो वो 2-4 ग्रुप में भेज देते हैं। देखो सीधा सा अर्थ है, एग्जाम क्लियर करना है ना, एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ चीजें जरूर करनी होंगी। अब 1,000 रुपया का फी बहुत बड़ी राशि नहीं है साल भर के लिए कि जो आप लोग पेड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में मैंने काम किया जहाँ से बच्चों से बदतमीजी से बात की जाती है, मुझे पता है क्या स्थिति है देश में लोगों की। तो आप न्यूनतम शुल्क तो पे कर ही सकते हैं। अब सोच के देखिए कितना रुपया महीना हुआ जिसमें आपको दैनिक जागरण के पीडीएफ आप लोगों को गारंटी के साथ ही करंट में वो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, वो पीटी के हो या मेंस के हो, वो आएंगे ही आएंगे और लगातार आ रहे हैं। तो आप थोड़ा मेहनत करो, ठीक है ना, कुछ चीज़ें जरूर करो ताकि सिस्टम चल सके। अगर सभी चीज़ें अगर हम लोग नहीं दें पैसे, कुछ न्यूनतम फी भी नहीं लें तो फिर संस्था कैसे चलेगी। सोच के देखो, ऐप अब एप्पल स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से ना हटा दिया गया। रीज़न उसके पीछे आप लोगों को जान रहे होंगे, बताया भी था मैंने कि एप्पल से प्ले स्टोर से कुछ विवाद चल रहा है। तो सोच के देखो, मंथली खर्च होते हैं, मंथली खर्च को न्यूनतम मेंटेन करने के लिए आप लोग से न्यूनतम लिया जाता है, नहीं तो कायदे से इस क्लास की दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस जो यूपीएससी में आपको 20 में से 18 क्वेश्चन टैली करा रहा है, बीपीएससी में आपका जो जीएस पेपर है उसमें से 5 में से 5 क्वेश्चन टैली करा रहा है आपका सेक्शन करंट वाले में, और भी पार्ट है बहुत से क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, आप इसकी फी अधिक, अगर यही बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इसके कहा तो कम से कम 10 से 15 हज़ार फी रखता है इसका, और आप लोग को 1,000 में दिया जा रहा है तो भी फिर आप हम ही लोग को बोलते हो टीम को। सोच के देखिएगा, थोड़ा शांति से थोड़ा सा समय निकालिएगा अपने प्रति कि आप लोग करना क्या चाहते हो। आपको वो चीज़ पढ़नी है 1,000 में जो आपको गारंटेड के साथ एग्जाम में आने की संभावना अधिक हो जाएगी, या आपको वो फी दे के पढ़नी है 15,000, 30,000, 40,000, जहाँ पर गारंटी ये नहीं कि इसके प्रश्न आपको वहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और मैं पहले भी आप लोगों को चीज़ें बता कौन टॉपिक कब आएगा नहीं आएगा। तो चलिए, याद है लास्ट मंथ आप लोगों को 2 महीने पहले जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा हो रही थी उस पर आप लोगों को पीडीएफ मैंने दिया था। जर्मनी पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ होने की चर्चा हुई थी, उस पर भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते हुए थे उस पर भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रश्न बीपीएससी के आपको पीटी फैक्ट में पूछा था, पर आप लोग एक्टिव नहीं रहने के कारण ये सब आंसर गलत कर देते हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, सभी के साथ दिया था, पर सबके नाम भी मैंने आप लोगों को लिखा किस देश के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट कराए गए। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए, भारत मुक्त व्यापार को पूर्ति करने के लिए जिन देशों के साथ एफटीए नहीं कर पाता है तो कौन कौन से राष्ट्र के साथ वो मुक्त समझौता किया है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्विपक्षीय मजबूत एफटीए करने की बात अगले स्टेप तक पहुंच गई और भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 2+2 वार्ता को संपन्न हुई, जिसमें हम क्या करते हैं 2+2 वार्ता में विदेश और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर की अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां पर हम विदेश स्ट्रेटजी रूप से हम बात करते हैं, फिर इकोनॉमिकल रूप से भी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, चीजें रक्षा समझौतों को लेकर बात करते हैं। 2+2 वार्ता कुछ चुनिंदा राष्ट्रों के साथ अभी भारत कर रहा है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। अब अगला इंग्लैंड जुड़ गया, तो आपसे पीटी फैक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत किन किन राष्ट्रों के साथ 2+2 वार्ता करता है। तो आपको 5वां राष्ट्र हो जाएगा, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है, ब्रिटेन। तो पीटी फैक्ट अभी पहले से ले लीजिए, ठीक है ना। और यह घोषणा हो सकता है नई दिल्ली में सुनूक और प्रधानमंत्री पीएम मोदी दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। तो जल्दी हम इस पर सुनने वाले हैं कुछ अच्छे अपडेट्स। तो प्लस एफटीए क्या होता है, एफटीए क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी की नोट्स दे रखा है, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, पहले के पीडीएफ जाके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और आप लोगों को मैं बार बार बोलता, जो 190 पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल किए कराए गए हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में, उसके रेगुलर बेसिस पर आप लोग एक दिन खाना कम करिए, ठीक है ना, खाना कम खाइए, पर जरूर भूल जाइएगा, पर इसको डेली रिवाइज करना मत भूलिए।
ठीक है ना, नहीं तो समस्याएं बाद में आपको ही उत्पन्न होगी, हमें कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप लोग को जब पीडीएफ उलट के देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एग्जाम देने के बाद, यूपीएससी मेंस का एग्जाम होने के बाद दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस को कितने लोगों ने पलट के देखा है, बीपीएससी पीटी होने के बाद कितने लोगों ने पलट के देखा, मेंस होने वाला है वह, जाके पलट के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। पर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, बना बनाया चीज़ मिलता है तो ये कहते हो कि सर स्क्रीनशॉट भेज दो, सर ये करो। मुझे पता है कि आप लोग का सिलेक्शन कैसे होगा, लिखेगा वही उसी का सिलेक्शन होगा। साफ अर्थों में जानिए, जितना आप लिखिएगा उतना ही बेहतर आप अपने अंदर की चीज़ों को निखार पाइएगा। चलिए एक पीटी फैक्ट और लीजिएगा। अरविंदम बागची है, संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इससे पहले कौन हमारे प्रतिनिधि थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो अरविंदन बागची का नाम लोग हमेशा सुनते होंगे, जब भी मैं नाम लेता था। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, और हाल ही में हमास के मामले में, फिलीपींस के मामले में, G20 में भारत का नेतृत्व, इनको अच्छे तरह से बातों को रखे हैं, तो इनका प्रमोशन कहिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रतिनिधि करेंगे ये। तो अस्थायी जो जनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। यह 1995 के बैच के विदेशी भारत विदेश सेवा से जुड़े IFS से जुड़े हुए अधिकारी हैं, और 2020 में विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के रूप में काम बहुत बेहतर कर रहे हैं, बातें अच्छे रखते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये सब पीटी फैक्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए एक पीटी फैक्ट यहाँ, रेरा के संदर्भ में निपटान सबसे ऊपर कौन है, उत्तर प्रदेश। तो ये आंकड़े क्या करना आप लोग को देख लेना है। रेरा होता है रियल एस्टेट, जो मैंने याद है जब एक बिल्डिंग गिराई गई थी यूपी में, उस पर रेरा संस्था के संदर्भ में आप लोग नियामक संस्था जो निगरानी एसेट निर्माण रियल एस्टेट जो होता है उसके निगरानी नियामक संस्था रेरा के संदर्भ में निपटान को लेकर चर्चा हो रही थी। मैंने उस दिन भी इसके संदर्भ में की पॉइंट दे रखा है, तो आप लोग को कोई की पॉइंट ऐसा नहीं जो छूटा हुआ है। इसमें पीटी फैक्ट आया है कि कौन सबसे ज़्यादा सुलझा रहा है मामले को, निपटान कर रहा है विवादित मामले को, जो रियल एस्टेट होता है, जो घर निर्माण होता है ना टाउन में, रियल एस्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश है, तब हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इस तरह आए हैं आंकड़े। इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे पीटी फैक्ट एक और देख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे, आज कर रहे हैं, कल पेपर इसमें आएगा, तो खाका कल इस पर स्पेशल चर्चा किया जाएगा। विजन 2047 भी पेश होगा, तो सॉरी, तो कल हम इस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं, आगे आ जाइए, देखिए नीचे आ जाइए फटाफट, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए ये तमिल संस्कृति का आत्मा है सनातन धर्म, तो कुछ जिन लोगों को सनातन धर्म पर अच्छी जानकारी रखनी थी, इस लेख को जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा कि संस्कृति मूल रूप से क्या बोलता है, क्या है मानव मूल्य, क्या है सांस्कृतिक मूल्य, क्या है धार्मिक मूल्य, क्या है चीज़ों को कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो तमिल हमारा इतिहास का वैसे भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता तमिल इतिहास को, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो चीज़ें दी गई उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऐतिहासिक रूप से। हर मोर्चे पर धोखा देने में माहिर है चीन। तो चीन, जब हम लोग एशियाई खेल खेल रहे हैं तो कुछ विवाद हुआ था जिसमें चीन के द्वारा बेईमानी की गई थी, जो जैसे गली मुच्चे में हम लोग नहीं खेलते थे कभी बच्चे में, तो क्या होता था कि नहीं मन करता था तो बेईमानी कर लेते थे, झूठ बोलते थे नहीं आउट नहीं है, क्रिकेट खेले तो, या तो किसी प्रकार से बेईमानी कर, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन करता है। जहाँ पर हम एशियाई खेलों में देखते हैं दो चीज़ें हुई थी, खेलो इंडिया की मेजबान टीम जो थी, बावजूद इंडिया के जो खेलों भारत के कई मौक़ों पर बेईमानी किया, जिसमें विश्व खिलाड़ी जब सबसे पहले क्या किया कि भारत के विश्व खिलाड़ी जिन्हों को वीज़ा देने से मना कर दिया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मांगता, पता नहीं इसे किस नशे के तौर पर भारत कैसे इसका विरोध नहीं करता। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि अरुणाचल पर चीन का एक अरसे से अपना फर्जी दावा करता है, और अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि तिब्बत स्वतंत्र रूप से हम जब जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो तिब्बत पहले क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को समझने का बफर स्टेट के तौर पर काम करता था। हमारा राजनीतिक कमज़ोर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर है, ठीक है ना, इसलिए हम इन सब चीज़ों को लेकर
थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट पे बैकवर्ड आ जाते हैं, फ्रंट फुट पे आके खेल नहीं पाते हैं, बैक फुट पे आके खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। नीरज चोपड़ा का मामला था जिसमें वो भाला फेंकने की कुछ टेक्निकल इशू बताकर पुनः भाला फेंका गया। उससे पहले 100 मीटर की जो ज्योति आरा जी था उन पर एक झूठा आरोप लगा कर उनको डिस्क्वालीफाई कर रहा था, जिन्होंने विरोध किया तो पता चला कि चीनी खिलाड़ी ही इसके लिए जवाबदेह थे। चीन खेल के मैदान से लेकर कूटनीतिक व्यापार आदि क्षेत्रों में धोखा देने में माहिर है। ऐसे कुछ जग जाहिर है, मैंने कभी बताया था, अगर चीन को कोऑर्डिनेट कर चीन को अगर पस्त करना तो उसके लिए चुपचाप एक काम कीजिए, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए और उसके एसेट जो है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है उसका उसका क्या करें, उसका विकल्प बन के आइए। तो चुपचाप चीनी विवाद समाप्त होने लगेगा, क्योंकि यह अर्थ के इतना इसके पास पैसा है, इसी के आधार पर वो इतना हवाबाजी करता है। और इस प्रकार से नहीं तो युद्ध हो ना तो चीन चीन की स्थिति क्या होगी वो उसको ही पता है, क्योंकि वह एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर कि प्रत्यक्ष युद्ध का है ना, युद्ध का उसे कोई भी क्या करते हैं, युद्ध रणनीति कौशल उसको प्राप्त नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा। ये लास्ट 62 का युद्ध, इसके इसके बाद प्रत्यक्ष वार का, इसके पास डायरेक्ट वार का एक्सपीरियंस है। और इंडिया के सेनाओं के पास लगातार वार करने के 1999 तक हम लोग वार किए हैं, डायरेक्ट वार हुआ है जिसमें हम लोग जीत दर्ज किए थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा। और भी रिसोर्स बड़े हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पीवी नरसिम्हा काल में चीनी रिश्तों को सुधारने के लिए 93 सीमा शांति समझौता किया गया था, जो कालांतर में 30 साल तक ये काम किया। कुछ दिनों तक शांति रहा। 2004-14 के बीच भारत चीन क्या हुआ, जब यह 19 ट्रिलियन लाख अर्थात डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया तो भारत अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय चीन के भरोसे ही अपनी अर्थव्यवस्था चलाने लगा। जो स्थितियां थी मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया था, जहां पर 2004 से लेकर 14 के बीच चीन भारत की अर्थव्यवस्था पकड़ मजबूत कर लिए। परिणाम स्वरूप भारत चीन के साथ व्यापार घाटा 1.5 से लेकर 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सोच के देखिएगा, यह हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति, कौशल, हमारा प्रबंधन के दरकिनार करते हुए इस चीज हमने चीन को ही विकल्प बना दिया। जितनी वस्तुएं सस्ती भेजती थी हमने सारा चीज, जहां पर 1.5 अरब डॉलर का जिसका व्यापार अधिशेष हुआ करता था, आज वो 35 अरब तक पहुंच गया। यहाँ पर हम चीजें जरूरत ऐसी हो गई हमारी कि हम उसके बिना अब रह नहीं सकते। पर इसके लिए भी विकल्प हम ला सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग क्या करें, जैसे PLI योजना, जो प्रोडक्ट लिक्विड इंसेंटिव जो दिया जाता है, उसके तहत हम चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाएं और धीरे धीरे हम स्थितियों को बेहतर करने का प्रयास करें। तब जाकर हम शांति स्थापित कर पाएंगे, तब हम उसे बॉर्डर पर तौर पर क्या कर पाएंगे। जब तक देखिए, जब तक ये पिलर, देखिए अभी हमारा इकोनॉमी ऐसा है, इसका इकोनॉमी ऐसा है। अभी अर्थव्यवस्था में अभी विश्व में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा और संसाधन। तो अगर हम जब तक इसको यहाँ तक नहीं लाएंगे, इसके बराबर में नहीं आएंगे, तब तक हम इसको प्रत्यक्ष रूप से मार नहीं सकते हैं। ठीक है ना। हमें नैतिक रूप से कितना भी क्यों नहीं मजबूत हो, उसके लिए हमें इसके बराबर आके इकोनॉमिकल बराबर होकर विश्व में पावर बनना होगा और उसके बाद चीज़ें को करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम वेट करेंगे, चीज़ों को रखेंगे, उसके बाद जो होगी स्थितियाँ देखेंगे। फिलिस्तीन के मामले में जब वो बोलता है कि खड़ा दिखाना चाह रहा है, लेकिन वह किसी से छिपा नहीं है। उइगर मुसलमानों पर किस प्रकार से वो दमन करता है, कैसे हथियार, कैसे वो जगहों को हड़प रहा है। रूस और चीन क्या कर रहे हैं, रूस और चीन अभी बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल हमले बंद होने चाहिए। पहले रूस अपने चीज़ों को देखे, वो क्या कर रहा है। अब देखिए वहाँ हत्याएं नहीं हो रही है, बशर्ते आपके साझा भूमि होगी। भारत एकमात्र ऐसा विश्व में राष्ट्र है जहाँ पर भूमि 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 को जो विवाद है उसको निष्पादन करने के लिए मेज की सहारा लेता है। वो बोलता है आके बैठिए, यहाँ पर बात कीजिए। नहीं तो अन्य राष्ट्र है, जो भी भूमि विवाद है उसको सबसे पहले युद्ध की भूमि में ही क्या करता है, समाप्त करना चाहता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब बातें हुई हैं। कुल मिलाकर बात यह हो रहा है कि जो जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहा उसके लिए भूमिका का निर्वहन होना इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर बात यही की जा रही है कि जवाबदेह बनने के लिए जवाबदेही रूप स्वरूप को अपनाना आवश्यक है। अब फिलीपींस का मामला हो, जहां पर बात यह हो रही है
कि फिलीपींस पर अत्याचार किया जाए इजराइल पर। और फिलीपींस को भी यह समझना होगा, विवाद जो है, जमीनी विवाद है, उसको सुलझाने के लिए तरीके अनेक है। अब उस पर हमास के माध्यम से, आतंकवादी समूह के माध्यम, हिजबुल्लाह के माध्यम से अगर वो हमला करेगा, कोई भी राष्ट्र हो, वो रिएक्ट करेगा, उसके विरुद्ध जाके बमबारियां होगी। जब आपके लोगों पर गिरेंगे तो फिर आप अल्पसंख्यक वाला दावा खेलने लगेंगे कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों को सामने लाने, महिलाओं और बच्चों को सामने लाने लगेंगे। स्थितियां ये हो जाती है। जब आपने इजराइल पर बम गिराया, लेबनान गिराया, सीरिया गिराया, इजराइल गिराया, सॉरी, फिलिस्तीन के आतंकवादी समूहों ने गिराया, तो उस समय मानवीय स्वभाव कहाँ था? मानिए बच्चे और महिलाएं क्या नहीं हुए, बंधक बना लिए गए, लोग पार्टी मना रहे थे, उस पर जाके बमबारी आपने कर दिया, तो उस समय नजर नहीं आया। अब है कि विश्व को यह लगता है कि जो देश इसे दे रहा है सपोर्ट, उसे लगता है कि नहीं, अब मानवीय हत्या हो रही है। मानवीय हत्या उस समय हो जाती है जब आप यह तय कर लेते हैं कि हम किसी विवाद का समाधान हिंसा से निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यह कोई छिपा हुआ बात नहीं है, ठीक है ना। जब मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया, जब तक मुस्लिम वर्ग में यह चीज नहीं पनप के आएगी कि मानवीय सभ्यता को बचाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे पहले मानवीय सभ्यता को बचाना इंपॉर्टेंट है। धर्म जब तक सेकेंडरी नहीं बनाया जाएगा, अब देखिए, आप अपने धर्म के स्तर को संपूर्ण मानिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, अपने अल्लाह को, अपने इष्ट को सर्वप्रथम सब प्रमुख मानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका प्रवृत्ति है, आपका धार्मिक आचरण है, वो जरूर कीजिए, पर ध्यान रखिए, जब मानवीय सभ्यता जब की बात आ जाएगी तो आपको इससे बाहर निकलना होगा और जीवंत करना होगा सभ्यताओं को, नहीं तो नस्ता नाबूद हो जाएंगे, डायनासोर वाला स्थिति हो जाएगा हम लोग का। हम लोग इतिहास में फिर हमारे कुछ एलियन आएंगे, हमें इतिहास में खोद खोद के निकालेंगे जमीन से 10 फीट 20 फीट कि हम लोग इस युग के थे, 3 लाख वर्ष पूर्व के कोई जानवर हुआ करता था, ठीक है ना। इस चीज को समझने की जरूरत है। और उस वर्ग का विरोध नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, उसके बच्चों को मारा जा रहा है, तो बम सबसे पहले किसने फोड़ा? इसने कोई सवाल जवाब किया? इस चीज को समझने की जरूरत है। आपका धार्मिक आस्था वैचारिक हो सकता है, ठीक है ना, वैचारिक धार्मिक आस्था हो सकता है। जब मानव की सभ्यता की बात होती है तो वहां पर सामूहिक वैचारिक आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी विलोप बिंदु को लोग नहीं समझ पाते, इस सूक्ष्म बिंदु को नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज को समझना, गलत प्रवृत्तियों का साथ देना उतना जघन्य अपराध है जितना अपने जन्मे हुए बच्चे को, जो जन्म लिया, उसको नमक खिलाने के बराबर है, ठीक है ना। जहां पर वो बच्चा मरना तय है, उसी प्रकार से समझिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नीचे आ जाएंगे, कुछ एक घटनाक्रम हुआ है, इसे देख लीजिएगा। पुनः एजेंसियां आरबीआई है, विश्व बैंक है, एडीबी है, आईएमएफ है, ओएसडी, सभी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ की बात की है, कितना % होगा, क्योंकि वैश्विक चीजें बदल रही है तो पुनः आकलन किया गया, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब पीटी फैक्ट है, चीजों को समझिएगा। चलिए, अब बाइडन दादाजी ने बोला है कि गाजा में कब्जे को लेकर इजरायल को चेताया, कहा ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। अब गाजा को लेकर इजरायल कुछ चीजें स्पष्ट कर दिया था, जब बातें बढ़ गई थी तो गाजा को बोला जल्द से जल्द खाली कर दो और उसके बाद आप लोग दूसरे जगह जाओ। तो स्थितियां बद से बदतर होने लगी थी। अब बाइडन बाबूजी बोल रहे हैं क्या कि कब्जे को लेकर इजरायल को चेताया, बोला कि यथास्थिति को बना के रखिए। सबसे पहले तो मुझे अमेरिकी से ही दिक्कत होता है, ये हर चीज में टांग अड़ाता है, उसके हित है। आप चीज को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल का कॉन्सेप्ट यह है कि उसके जीवन मरण का समस्या है, ठीक है ना। अगर उसको ध्यान रखिएगा, इजराइल की ऐसी स्थिति है कि सभी बगल के जो पड़ोसी देश है मुस्लिम कंट्री हैं, और वो हमेशा क्या कर रहे, इधर मिस्र है, जॉर्डन है, लेबनान है, उसके ऊपर तुर्की है, फिर इधर ईरान है। सभी राष्ट्र क्या है, मुस्लिम कंट्री है, और इसको मारने, उसको समाप्त करने की इच्छा रखते हैं, यहूदियों को बहाने। उसका ऐतिहासिक साक्ष्य अलग अलग है, वो अलग मैटर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यह यहूदियों का जीवन मरण का प्रश्न है,
ठीक है ना, जीवन मरण का प्रश्न है इजराइल का, पर फिलीपींस का है ना अस्तित्व का प्रश्न है कि हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा क्या, हम इस क्षेत्र में रहेंगे, हमारा जीवन जाति बढ़ेगी। पर यहाँ पर इसके जीवन मरण, अगर यहाँ से मारे जाएंगे ये लोग तो विश्व में कोई देश नहीं इसे अपना जगह देगा, फिर यह शरणार्थी के तौर पर जीवन यापन करेंगे, जो कालांतर में पहले कभी हुआ करते थे। तो यहाँ इस चीज को समझिएगा, ये रिलेक्ट करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप पर अगर कभी 26/11 का हमला हुआ था, आपने क्या किया था, आपने जाकर अफगानिस्तान में लोगों को मारा था, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी बिल्डिंग में किसी ने बमबारी कर दिया और जाके 2 बम गिरा दिया तो आपको विश्व में आतंकवाद नजर आने लगा। अभी आतंकवाद नजर नहीं आ रहा है। चीजों को समझिएगा, इन सब चीजों को, कि आपको ये चीज समझना होगा कि इजराइल की समस्या क्या है और फिलिस्तीन की समस्या क्या है। फिलिस्तीन केवल अपनी भूमि के लिए लड़ रहा है, ठीक है ना, भूमि के लिए लड़ रहा है, पर इजराइल शुरू से अभी तक अपने जीवन अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, मरण अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर यहाँ से वो मारा जाएगा, यहाँ से भगाया जाएगा, तो वो विश्व में कहाँ रहेगा, कौन देगा अपना भूमि से। नहीं तो ये शरणार्थी की स्थिति में हो जाएंगे। जब हिटलर लोगों को मार रहा था, यहूदियों को मार रहा था, उनको शेल्टर होम पे रखा हुआ था, उसमें कौन राष्ट्र से सपोर्ट कर रहा था। अब जिस तरीके से ये आया है, अब समझिएगा, यहाँ पर अगर समझौता कराया जाता कि हाँ आपकी भूमि इतनी है, 52% 48% वाला कॉन्सेप्ट जो आप हैं, 51 और 49 वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें आप सहमति व्यक्त करते तो आप रहो। तो बार बार अगर फिलिस्तीन के द्वारा इस पर हमला किया जाएगा और वो रिलेट नहीं करेगा, तो फिर सोच के देखिए इसकी स्थिति क्या होगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। बाकी चीजें वहीं समाप्त हो जाएंगी, आगे हम बात करेंगे फिर कभी। देखिए, इसको एक तरफी नजरिए से नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है ना, बहुत तरफी नजर होना चाहिए। पर मूल रूप से यह देखना इजराइल की स्थिति क्या है। इजराइल अगर मारा गया, वहां से भगाया गया, तो जाएगा कहाँ, एकमात्र राष्ट्र है, उसे चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और सभी को अपने राष्ट्रों को, अपने लोगों का सुरक्षा करने का मौलिक अधिकार है। उसके लिए कोई भी देश उसे राय नहीं दे सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये समझिएगा, रूस यूक्रेन के मामले में रूस यूक्रेन क्या बोलता है कि रूस हमारी 1 इंच भूमि को नहीं ले सकता है। यूक्रेन लड़ाई कर रहा है उतने बड़े राष्ट्र से, उसे सपोर्ट लोग कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। वो रिलेट तो इसी आधार पर किया था ना, हम अपनी भूमि के 1 इंच भी रसिया को नहीं देंगे। तो क्यों किया, इसके पीछे भी उद्देश्य समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चीन और रूस के बीच पश्चिमी एशिया युद्ध विराम का आह्वान किया गया है, ठीक है ना। जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार इजराइल हमास हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध को तत्काल रोके जाने का आह्वान किया। इससे अनावश्यक खून खराबा हो रहा है, मानवीय आपदा स्थिति बन रही है, तो बात तो सही हो रही है। पर इसके लिए हम किस संस्था को जवाबदेह मानेंगे, इस चीज को समझिएगा। 1900 यरूशलेम युद्ध विवाद रहा, ये सब चीजें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी एशिया की स्थिति पर निर्णय लेना चाहिए। वांग ने कहा विश्व की बड़ी ताकत को वहां की शांति स्थिरता कायम करने के लिए सक्रिय भूमिका स्थापित करनी चाहिए। चीन और रूस सुरक्षा पर अस्थायी सदस्य है। चीन के विदेश मंत्री संघर्ष विराम को लेकर परिचर्चा कर रहे हैं। ये सब बातें उभर कर सामने, अभी बहुत कुछ होगा, वेट कीजिएगा, अभी बहुत कुछ होगा। अभी है ना, सारे तांडव खेले जाएंगे, क्योंकि चीजें 2-3 चीज याद रखिएगा। फैक्टर, पहला फैक्टर याद रखिएगा, रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबे समय तक चल गया है, ठीक है ना, तो दोनों पर युद्ध बोझिल हो चुका है। तो इसके लिए थर्ड जो फ्रंट खुल चुका है, उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। दूसरा, अमेरिका में चुनाव है, चुनाव होने वाला है, तो अमेरिका का नेतृत्व यहाँ काम करेगा, क्योंकि उसे अपने जनता को यह भी बताना है कि विश्व नेता हैं, हर मामले में हम नेता बनेंगे, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा तीसरा कि इस्लामिक कंट्रियों में है ना, इस्लामिक कंट्रियों में यह नवीन प्रवृत्ति उभर कर सामने आ रही है कि हम कट्टरता को कैसे जस्टिफाई करें, ठीक है ना। तो इसको लेकर भी चीजें आपको सामने उभर कर आएगी। चलिए, कुल मिलाकर बात है, ये मामला बना रहेगा, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, नजर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे वियतनाम संबंध बढ़ाने के मजबूत बनाने का भारत सहमति हुई है, तो आपको इसको देख लेना है। कुछ नहीं, हिंद प्रशांत महासागर जो बैठक हुई थी उस पर चर्चा परिचर्चा हुई थी, जिस पर हम MOU साइन कर रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री
फाम मिनचिन के मुलाकात की वियतनाम के प्रधानमंत्री से। तो भारत रक्षा से लेके अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ एमओयू साइन के 18वीं बैठक के तौर पर की गई है, जहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के बनाए में 2 टिकट जारी किए गए। कलिरेपट्टा पट्टू और वोनी नाम हमारे प्राचीन सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों को बताते हैं। तो डाक टिकट भी जारी किया गया, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, वाच करिएगा इन सब चीज़ों को, और हम की फैक्ट में ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।